तो बच्चों पार्टिकल नेचर अपना डन हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, वेव नेचर डन हो चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां आ जाते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कितने पार्टिकल नेचर हमें पढ़ने हैं, 3 पार्टिकल नेचर अपने को क्या करने हैं, पढ़ने हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सबसे पहला पार्टिकल नेचर है। सेकंड कौन सा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और थर्ड हमारा है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। और बच्चों आपको जान करके बहुत बढ़िया लगेगा कि ये जो पार्टिकल नेचर अगर मेरा एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का खत्म हो गया ना, तो मान करके चलना 60 से 70% चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक बड़ा पोर्शन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की सारी चीज पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक टर्म समझा देता हूँ जिसका नाम है क्वांटाइजेशन। क्या नाम है, क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पर आ जाते हैं, वो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये टर्म आपको नहीं आया समझ में तो फिर आगे मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा। क्वांटाइजेशन, ठीक है भाई। आ जाता है क्वांटाइजेशन क्या होता है। जैसे तुम बच्चों को पता है ना कि ये लाइट जल रही है, सामने देखो लाइट जली हुई है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये हाथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट की वेव आ रही है, पड़ रही है। तुम्हें क्या लग रहा है, लाइट की वेव ऐसे कॉन्टिन्यूअस मैनर में आ रही है या फिर वो एक एक करके आ रही है, क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में आ रहा है, ये बात लगती है ना। ऐसा तो नहीं है कि लाइट का एक पार्टिकल आया टकराया, फिर एक और पार्टिकल आया टकराया, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट कॉन्टिन्यूअसली नहीं आती, मेरी बात दोबारा सुन। तुम्हें लग रहा होगा ओहो ट्यूबलाइट जल रही है ना, और ट्यूबलाइट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली एज अ सिंगल वेव आ रही है, तुम्हें तो यही लग रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। लाइट जल रही है, लाइट में से एक पैकेट था निकला और वो आके यहाँ पे फटा और मेरे को हाथ दिखा, ओहो हाथ है। फिर एक पैकेट और दूसरे पैकेट के आने के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप था। मेरी बात समझ भाई, एक पैकेट आया ऐसे फटा और हमने देखा ओह हाथ है क्या। फिर दूसरा पैकेट आया वो भी फटा, हमने देखा ओह फिर से हाथ है। फिर ऐसे पैकेट इतनी जल्दी जल्दी आके फट रहे हैं ना कि वो एक पैकेट और दूसरे पैकेट के बीच में गैप तो है टाइम का, ये बात समझ, उनके बीच में गैप तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ओह कॉन्टिन्यूअसली आए जा रहे हैं, यही बात समझ। अबे दिस इज जस्ट लाइक किसी बंदे ने तुम्हें एक गुब्बारा फेंक के मारा मुंह पे, तो तू मुंह ऐसा ऐसे करेगा, गुब्बारा मार दिया करेगा। लेकिन मान लो उसे एक ऐसे मार दिया, फिर तू ऐसे कर ही रहा था कि एक और आ गया, फिर तू कर ही रहा था बूम 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 बूम, अरे गुब्बारे ही पड़ने चालू हुए। भाई तो जा मुंह तो पहुंचने दे, सांस तो आने दे, ये बात समझ। तो वैसे ही जैसे एक गुब्बारा और दूसरे गुब्बारे के बीच में टाइम गैप है ना, वैसे ही लाइट में से पैकेट जो आ रहा है वो आके फटा, हमको हाथ दिखा, फिर एक और पैकेट आया फटा, हमको हाथ दिखा। तो ऐसे ही पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, ऐसी वेव की फॉर्म में नहीं आ रही। तो उन स्मॉल पैकेट्स को मैं क्या बोलता हूँ, फोटोन। क्या बोलता हूँ, फोटोन। और कोई भी चीज जो कॉन्टिन्यूअस ना आ रही हो, टूटे टूटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, यही बात समझ। अगर पैकेट के फॉर्म में आ रही है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अरे कोई चीज कॉन्टिन्यूअस ना आ रही हो, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस, यही बात समझ। डिस्क्रीट का मतलब नॉन कॉन्टिन्यूअस। जैसे लाइट जो आ रही है वो एक पैकेट आया फटा, फिर एक और पैकेट आया फटा, फिर एक और पैकेट आया फटा, ऐसे बहुत सारे पैकेट ना जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो हमें लग तो रहा है कि ओह हाथ मेरे को कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। वही लाइट बंद कर दूंगा, पैकेट आने बंद हो जाएंगे, हाथ नहीं दिखेगा, यही बात समझ। तो लिखो द वैल्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ, इसको बोलते हैं ऊर्जा। इसको मैं बताता हूँ, बुक है आपके पास? तो भाई यहाँ ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी to its
discrete value is called quantization. मैंने क्या बोला बच्चों? रिस्ट्रिक्शन किस चीज का? फॉर एनी प्रॉपर्टी टू इट्स डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू का क्या मतलब है? डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब है नॉन कॉन्टिन्यूअस। कोई सोचा? मान करके चलो बच्चों, अगर मैंने 5 पैकेट फेंके आपके हाथ पे, सोचना आपके हाथ में मैंने 5 पैकेट फेंके, तो 5 जगह पे जाके कहीं मारेंगे? अरे बोलो, 5 जगह पर जाकर के वो हिट करेंगे, तो इफेक्ट उन 5 जगह पर ही दिखेगा। फिलहाल इस हाथ पे पता है क्या, हर जगह पैकेट गिर रहा है, तभी आपको सारा हाथ दिख पा रहा है, या कोई भी चीज दिख पा रही है। समझ गए? वेरी नाइस। तो ये थी क्वांटाइजेशन। अब आपको ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने के लिए तैयार। ठीक है, चलो आ जाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिनोमेना पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है? ये ना एक बड़ा मस्त है इफेक्ट, और इससे पहले आपको ये लिखवा दूं कि वो फोटोन क्या होता है। ठीक है, फोटोन होता है, लिखो, फोटोन की डेफिनेशन लिख लो। द पैकेट ऑफ एनर्जी is called a photon। फोटोन किसे बोलते हैं? एनर्जी के पैकेट को। पैकेट ऐसा कुछ साइज होता है पैकेट का, वो आता है, फटता है, और हमारे को उस पर एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। कैरम बोर्ड खेला है ना तुम सबने? हैं? चेक करना एनर्जी कैसे ट्रांसफर करता है। मान ले यहाँ पे कोई एक गोटी रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइकर रखा, स्ट्राइकर में ऐसे टक मारा, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका वो होल होता है जिसमें अपने को ये गोटी क्या करनी है, गिरानी है। तो कई बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे टक मारता हूँ ना, तो ये ऐसे जाता है कि स्ट्राइकर तो रुक जाता है और गोटी मतलब हुआ क्या, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 हो गई, और ये काइनेटिक एनर्जी से अंदर चला गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, नहीं हो रही? स्ट्राइकर की जो काइनेटिक एनर्जी थी किसमें ट्रांसफर हुई? गोटी में। कोई दिक्कत? तो होता क्या है, जब भी फोटोन आता है ना कुछ एनर्जी लेकर के, फोटोन बहुत तरीके के हो सकते हैं, कुछ की एनर्जी 10 जूल होगी, कुछ की 20 जूल होगी, कुछ की 22 जूल होगी। तो अगर 10 जूल वाला आकर के इधर स्ट्राइक करेगा तो वो 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अगर 20 जूल वाला आया तो 20 जूल। तुम्हें कौन सा चाहिए? कोई सा भी दे दो। समझ गए बात? कोई लोचा? तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्वांटाइजेशन बता दिया। नॉन कॉन्टिन्यूअस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। तो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू इज डिस्क्रीट वैल्यू, और डिस्क्रीट एक साइंटिफिक वर्ड है जो नॉन कॉन्टिन्यूअस को डिफाइन करता है। ओके, अब उसके बाद फोटोन क्या होता है? जो पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम पढ़ना चालू करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग मुझे बताना भाई, ये एक सोडियम एटम है। कौन सा एटम है? सोडियम। सोडियम में आपको पता है न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। बोलो, 11 प्रोटॉन है, और इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Km शेल में क्या है? 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। तुम बताओ ये 11 प्रोटॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे होंगे? ये पास वाले पे या दूर वाले? दूर वाले। पास वाले पे ना है, तो सबसे कम अट्रैक्टेड कौन सा होगा? सबसे कम अट्रैक्टेड। तो चुराना किसको आसान होगा? हाँ, M वाले इलेक्ट्रॉन को। समझे? अब मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ। एक बंदा था, वो ऐसे ही एक जगह काम करा करता था। दूसरे बंदे ने कहा, यार तुम्हारे में बहुत टैलेंट है। उसने तो देखा होगा, तुम्हारा बहुत टैलेंट है, तुम यहाँ क्यों काम करते हो? जी वो ना, मैंने इसका कर्जा खा रखा है, तुम मेरे साथ चलो। तो बंदा कह रहा तुम मेरे साथ चलो, कहता मैं नहीं जा सकता जी, मैंने इसका कर्जा खा रखा है। जा पाएगा वो बंदा? नहीं। वो कहेगा कितना कर्जा खा रखा है? कहेगा 100 रुपए। भाई मुझसे ले ले 100 रुपए, चल। अब 100 रुपए दे देगा तो जा पाएगा ना? अरे बोल भाई, तो समझ,
जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एक एनर्जी से बाइंड करके रखते हैं। तो आप ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये कोई भी चुरा के नहीं ले जा सकते, लेकिन क्या कभी भी नहीं ले जा सकते? मान लें अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे 100 जूल एनर्जी से अट्रैक्टेड है, तो कितनी जूल एनर्जी कम से कम दोगे कि ये चलने के लिए फ्री हो जाएगा? कम से कम 100। कम से कम 100 से ज्यादा दोगे तो लेट्स मूव, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए इलेक्ट्रॉन को ताकि वो चलने के लिए राजी, मतलब इसके चंगुल से आजाद हो जाए, फ्री फ्रॉम इट्स इन्फ्लुएंस, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी की। इसे पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड। कई बच्चे इसे थ्रेशोल्ड भी बोल देते हैं, शोल्ड नहीं है, थ्रेश होल्ड है, लेकिन बोल देते हैं थ्रेशोल्ड भी बोल देते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी required by electron to get ejected, है ना? to get eject बोलेंगे, ejected बोलेंगे? to get ejected is called threshold energy। ओके, ठीक है भाई। और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। क्या बोलते हैं इसे? ई नॉट। ठीक है भाई, अरे बोलो। अब ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा इसको? फोटोन। कौन प्रोवाइड कराएगा? अरे यार मैंने मैंने कहा हाँ जी एनर्जी कैसे लोगे? कहता किसी से भी दे दो, कैश चेक गूगल पे भी कर सकते हो, समझे? तो हमने कहा हम आपको एक फोटोन फेंक के मारेंगे, ठीक है, अपने पास एनर्जी ट्रांसफर करवा देना। तो 100 किलो जूल से अट्रैक्टेड था, मैंने फेंक के मारी 150 किलो जूल। वो कहेगा हुजूर चाहिए तो मेरे को 100 ही थी, आपने 50 और क्यों एक्स्ट्रा दी? कहता जा ऐश कर, घूम फिर। अरे बोलो है ना? हाँ, तो चेक करना जो आपने यहाँ से फोटोन फेंक के, अबे यही तो आपका फोटोन है, और फोटोन आपका क्या होता है? फोटोन आपका पैकेट ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं होता? बोल दो। हाँ, तो ये आपने फेंक के मारा, तो इसको 100 जूल चाहिए थी, इसने 150 जूल फेंक के मारी, है ना? बोलो। तो अब होगा क्या? 150 में से 100 तो यूटिलाइज हो गई। जैसे लूडो में 6 आता है तो 6 यूटिलाइज हो जाता है ना गोटी खोलने में, और बाकी उसके बाद 5 आया, ओ 1 2 3 4। लेकिन अगर पहले ही 5 आ गया तो मेरी गोटी आजाद ही नहीं है, मैं कैसे चलाऊं? फिर अगली बार तुमने चला 2 आ गया, अरे मेरी गोटी आजाद ही नहीं है, कैसे चलाऊं? पहले 6 टू गेट इजेक्ट माय गोटी, उसके बाद 4 5 जो भी आए चलेंगे। अरे बापो, हाँ, तो अगर तुम 100 से कम वाला फोटोन फेंक के मारोगे तो जी वेस्ट है। कम से कम 100 और 100 से ज्यादा जितनी तुम्हारी श्रद्धा। फेंकना एक ही फोटोन की हेल्प से है, यूं नहीं कि भैया 150 के 2 फोटोन भिजवा दूं। अरे बावड़े, एक इलेक्ट्रॉन पे एक ही फोटोन काम करेगा, समझ गए? इंस्टॉलमेंट में नहीं चाहिए, 1 अक्टूबर में करा देता हूं, 1 दिसंबर में करा दूंगा, नहीं। इंस्टॉलमेंट में एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, अगला फोटोन और अगला इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जितनी एनर्जी इसको इजेक्ट होने के लिए चाहिए थी वो यूटिलाइज हो गई, और जो बची वो लेके भाई साहब भागेगा, नहीं भागेगा? अरे बोलो। तो अब देखो फॉर्मूला समझाता हूँ। आपने जो फोटोन फेंक के मारा वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन थी, और वो कितनी थी भैया? 150 जूल थी। अब कितनी एनर्जी आपको निकालने के लिए लग गई? वो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, बोलो। बोलो भाई कितनी लग गई? 100। तो बच कितनी गई? 50 जो 50 जूल बची वो मेरी काइनेटिक एनर्जी किसकी थी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वही तो भागेगा। अरे बोल दे भाई, ये फार्मूला बना नहीं क्या?
कोई लोचा है इसमें? नहीं। मरने जैसी हालत तो नहीं हो रही? जल्दी लिख। हाँ भाई, लेफ्ट वाला पार्ट मिटा दूं? ले भाई, यू वाला मैंने मिटा दिया। अब इस चीज को समझेंगे। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कम से कम ई नॉट के बराबर होना चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो, कम से कम इसके बराबर, और अगर नहीं निकालना तो कम फेंको, और अगर निकाल करके भगाना भी है क्या करोगे? थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी। तो याद रखना, मान ले तेरे पास एक फोटोन था, ये वाला फोटोन था, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होगी, तो अगर तेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मान ले किसी चीज की फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो h से मल्टीप्लाई करके एनर्जी नहीं निकलेगी। अरे बोलो, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होगी? h न्यू आई। अरे बोलो भाई, यार इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी उसे h से मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी नहीं आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? ये आपका बराबर होगा h न्यू नॉट। अब एक ई नॉट का न्यू नॉट, ई आई का न्यू आई, और बची जो बाकी एनर्जी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भग रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन भग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हुई? हाफ mv², और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? बोलो, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.108 into 10 की पावर -31 kg। कोई लोचा? अरे बोलो, और v क्या हो गया? v आपका हो गया वेलोसिटी। v क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अरे बोल दे भाई, यहाँ तक कोई लोचा हो तो बताओ भाई। तो अगर आपको न्यू आई की वैल्यू दे रखी है, न्यू आई की वैल्यू दे रखी है, तो आप h न्यू आई से ई आई निकाल लोगे, और न्यू नॉट जनरली हमारे को बता दिया जाता है, उससे भी हम ई नॉट निकाल देंगे, माइनस करेंगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अरे बोलो, और काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ में 2 वैल्यू पता है, मास पता है, तो वेलोसिटी नहीं निकल आएगी। कैलकुलेट करके डन हो गया ये वाला मामला, जल्दी कर लो। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, ठीक है? अब आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। मान लो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी आई? 150 जूल आई। कितनी आई भाई? 150 जूल। 10th क्लास में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब चैप्टर नंबर 12 में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा था फिजिक्स में? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर यूनिट चार्ज पढ़ा था। याद कर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट हो जाती है V, वोल्ट की यूनिट क्या हो जाती है? जूल, और Q की क्या यूनिट हो जाती है? कूलम। अरे बोलो, तो जूल को अगर मैं पर्टिकुलर चार्ज से डिवाइड करूंगा तो वो वोल्ट में नहीं आ जाएगा। मान लीजिए एनर्जी तेरी थी इंसिडेंट फोटोन की 150 जूल, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है कि नहीं होता? तो जूल अपॉन कूलम, ये जो वैल्यू सॉल्व हो क्या है कि ये वोल्ट में नहीं होगी क्या? अरे बक दे, बोलो होगी ना। तो क्योंकि ये वोल्ट में तब आया जब आपने किसके चार्ज से डिवाइड किया? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। यही बात समझ? आपने इस जूल को किससे डिवाइड किया? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। दैट्स व्हाई इस वोल्ट को मैं सिर्फ वोल्ट नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन। ए पापा मेरी बात दोबारा सुन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या है? जो भी आपकी एनर्जी आई आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और क्योंकि जूल अपॉन कूलम आपका वोल्ट आता है, और क्योंकि आपका जो चार्ज है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। दैट्स व्हाई दिस वोल्टेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो। हां जी जय भाई, तुम सब गए टीचर पाने के 1 घंटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक कोई लोचा? जल्दी लिखो इसको। तो भाई देखना, मैंने आपको क्या बता दिया? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? ई नॉट, है ना? और फ्रीक्वेंसी को क्या बताया? न्यू नॉट को। न्यू नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे बोलो, ये तुम्हारी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो ये तुम्हारा क्या हुआ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक और चीज याद रखना, ई नॉट को हम एक और नाम देते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अरे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने में। यहां तक कोई लोचा हो तो बताओ भाई।
कोई नहीं ना, ठीक है, ये वाला टॉपिक तुम्हारा डन हो गया, इसे लिख लो। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वैसे तो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, लेकिन मान लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम कहोगे बहस की पूछ, इसमें पार्टिकल नेचर जैसी क्या बात है। मैंने कहा एक मेटल को, यार सोडियम तुम अकेला एक एटम तो लाओगे नहीं, अरे बोलो तुम क्या लाओगे, सोडियम की एक शीट लेके आओगे ना, ऐसे करके एक शीट लेके आओगे सोडियम की, ठीक है, और आप यहाँ से फोटोन फेंक के मारोगे, बोलो, तो फोटोन सोडियम पे मारने की बजाय उसमें से पार होकर निकल जाए, तो कौन सा नेचर होगा, लेकिन फोटोन आया, उसने देखा सोडियम, इलेक्ट्रॉन भागना चालू हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन, नहीं आई बात समझ। अब किसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, जो ज्यादा अट्रैक्टेड है या जो कम अट्रैक्टेड है, जो कम, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट मिटा दूं या राइट वाला, कौन सा मिटाऊं, सब मिटा दूं, ले भैया सब मिटा देता हूं, क्या ध्यान देना, यहां तक तो लिख लिया ना, है तो ले, ये हटा देता हूं। मैंने सिंपल ये कहा कि जो, क्या बोला था, हाँ, जैसे आपके पास लिथियम मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और क्या है, सीजियम है। लिथियम के पास कौन सी शेल है, सिर्फ ये K और L है ना, सोडियम पे क्या है, KLM, KL और M, फिर पोटेशियम पे क्या है, KLMN है ना, KLM और N है ना। तो चेक करके देखना, जैसे आप नीचे 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 बढ़ते जा रहे हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सबके एक एक इलेक्ट्रॉन होने वाला है, अरे बोलो यस यार, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है हाइड्रोजन लिथियम, तो आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो किसका इलेक्ट्रॉन निकालना है इजी है, इसका या इसका, इस वाले का ना। तो आप जैसे जैसे नीचे जाते हो ना, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो याद रखना, ये जो तीन एलिमेंट है ना, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं सोलर सेल में। कहाँ यूज होते हैं, क्यों, सोलर सेल में ऊपर से सन की रेज आ रही है, सन की रेज में तो एक फिक्स एनर्जी है ना, अगर वो लिथियम पे पड़ेगी ना तुम, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा अरे यार कौन मार रहा है, निकलेगा नहीं, बस यूं कहेगा यार लगी है थोड़ी सी। लेकिन सीजियम क्या होगा, सीजियम अगर तुमने सोलर पैनल में लगा रखा है, सनराइज आई ऐसे तुम अरे भागो, ये बात समझ, क्यों भागो, क्योंकि यार इनका इलेक्ट्रॉन हल्के से निकल जाता है। तो क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है भाई, देखो क्वेश्चन जरा, व्हाई पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक, जो सोलर सेल होते हैं, अरे बोल भाई, क्वेश्चन है व्हाई पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम इज यूज्ड इन सोलर पैनल कह लो या फिर सोलर सेल कह लो, समझ गया भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, because of their less ionization enthalpy, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू लूज इलेक्ट्रॉन। आप इस आयनाइजेशन एनर्जी को किस बात से जानते हैं, थ्रेशोल्ड, यहां तक कोई लोचा हो तो बताएं गाइस, बोलो पक्का। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा आता है जिसका नाम क्या है, ब्लैक बॉडी, ये सेकंड है भाई, भैया भैया भाई सेकंड है ना, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले मैं तुम्हारे को ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो पार्ट पढ़ाऊंगा
जो पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है भाई, लिख रहे हो क्या? जल्दी जल्दी प्लीज सामने देखना चालू करते पड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सबसे पहले आपको वो पार्ट पढ़ा देता हूँ जो पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क की डेफिनेशन आती है। फिर वो पढ़ाऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि यार ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये आपके पार्टिकल नेचर से कैसे रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है ये समझने के लिए पहले थोड़ा हम लाइट के बारे में समझते हैं। जैसे अगर मैं बिल्कुल अंधेरा कर दूं तो इस कमरे में कुछ दिखेगा? खिड़की विड़की तो है नहीं कमरे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, बिल्कुल अंधेरा कर दिया, अब कोई नहीं दिखेगा। तो सिंपल सी बात ये है, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं देखते। यार कोई चीज पड़ी है तुम उसे देख लोगे, अब लाइट भी तो होनी चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी चीज क्यों दिखती है, ये हाथ है, इस पे लाइट आई पड़ी और इसने लाइट को थोड़ी बहुत लाइट एब्जॉर्ब कर ली होगी शायद, और बाकी जो निकला, समझ गए? तुम्हें पता है व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7। ये तुम्हारी व्हाइट लाइट है, इसके अंदर कलर कितने हैं? विबग्योर। चेक करके देखना ये रेड कलर रेड क्यों दिख रहा है, समझो। क्योंकि जब ऐसे व्हाइट लाइट आई ना, वो व्हाइट लाइट आई तो उसने विबग्योर सारा का सारा क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। सिर्फ किसको एमिट किया? तो लाल लाल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बोलो भाई, अगर कोई चीज ब्लू, तो कोई चीज ब्लू दिख रही है, अरे ब्लू तो है ही नहीं यार हमारे यहाँ पे। मान ले कोई चीज ब्लू दिख रही है, ले ये वाली ब्लू ले ले, ये तुम्हें एग्जैक्टली ब्लू तो नहीं दिख रहा, लेकिन समवॉट ब्लू ही तो है, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, कुछ तो बोलेंगे। तो होता क्या है कि इस पे जब लाइट पड़ी ना, तो इसमें ज्यादातर कलर क्या हुए? एब्जॉर्ब हो गए। कुछ ऐसा मिक्सचर निकला जो ये कलर दे रहा है। अगर मान लो सारी की सारी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो कौन सा कलर? सारी की सारी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो कुछ निकला नहीं, ब्लैक। सुन, मैं कह रहा हूँ अंधेरे में सब कुछ काला काला क्यों दिखता है? हाँ, तो लाइट आई और सारी एब्जॉर्ब कर ली। मैं तो अपने में सारी लाइट संभाल लूंगा भाई साहब, तो जब कुछ निकला ही नहीं तो मैच कुछ क्या दिखेगा? इसलिए जेड ब्लैक दिखता है अगर सब एब्जॉर्ब हो गया तो। और मान लो जो टी शर्ट है ये व्हाइट दिख रही है, क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट आई, कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया, सारी ऐसी ऐसी चली गई, तो कैसा दिख रहा है? जो एब्जॉर्ब होगा वो तो चला गया, अगर सब एब्जॉर्ब हो गया तो काला दिखा, सब एमिट हो गया तो व्हाइट दिखा। अगर कुछ एमिट हुआ कुछ एब्जॉर्ब हुआ तो जो कलर की लाइट निकलेगी वो दिखेगा, समझे? अरे बोलो बोलो। तो मैंने तुम्हारे को एक बात बताई, कोई भी चीज कलर्ड क्यों दिखती है? क्योंकि व्हाइट लाइट में बहुत सारी लाइट्स हैं और एक कलर अगर एब्जॉर्ब हो गया या जो भी एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी तो निकलेंगे ना, तो जो निकलेगा वो मिक्सचर क्या बनाएगा? वो कलर दिखेगा। समझे या नहीं समझे? क्या ऐसा देख, ब्लैक कलर सब एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा काला दिखा, और व्हाइट कलर सब क्या कर लेता है? एमिट, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता ना, तो कैसे दिखा? व्हाइट। क्या ऐसा हो सकता है कि सारा एब्जॉर्ब भी करे, थोड़ी देर रखे और फिर सारा एमिट भी कर दे? ये क्या कह रहा है? अबे या तो सारा एब्जॉर्ब करेगा या सारा, यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं। पहले आया सारा एब्जॉर्ब हुआ, थोड़ी देर रुक करके सारा, तो ऐसी आइडियल बॉडी एग्जिस्ट, उसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। मैं तुम्हारे को एक चीज समझा रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ब्लैक बॉडी। क्या आएगा पेपर में? व्हाट इज ब्लैक बॉडी। यही बात समझिए। तो आपको क्या लिखना है? एन आइडियल बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। नहीं आई बात समझ? यार पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख देना है मामला फिनिश। ले ले क्या पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया आपका लाल से लिख दो, ले भाई, ये हो गया व्हाट इज ब्लैक बॉडी। सिर्फ क्या है? व्हाट इज ब्लैक बॉडी। तो आंसर आपको किसका क्या लिखना है? आंसर है भाई अ बॉडी या फिर एन आइडियल बॉडी लिखते हैं। एन आइडियल बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स एंड
and emit radiation of all wavelength। अरे बोलो कोई लोचा? ठीक है, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। बी लिख दिया भाई इसको मैंने, ठीक है, तुम पूरा लिख लेना, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, इसके नीचे नहीं दिख रहा, नीचे ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? बच्चों मेरी बात समझो आप। ब्लैक बॉडी वो है जो हर टाइप के रेडिएशन को, सब वेवलेंथ को क्या करे, एब्जॉर्ब भी करे और एमिट भी करे। ऐसी बॉडी नहीं एग्जिस्ट करती, तो मैंने आइडियल बॉडी वन। क्यों आइडियल लिखा है, बात समझ रहे हो? अरे बोल लो भाई, हाँ बस खत्म, जो एग्जिस्ट नहीं करता सब आइडियल। तो अब यहाँ आ जा, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या आएगा? जो ब्लैक बॉडी एमिट करती है उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी, जो एब्जॉर्ब करती है वो नहीं। अबे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड बाय 1 मार्क का यू पूछेगा पेपर में, और 1 मार्क का कितने मार्क हो गए? 2 मार्क्स, मार्क प्लस मार्क, ठीक है। यहाँ आता, यहाँ का आंसर मेरी जल्दी, द रेडिएशन emitted by a black body is called black body रेडिएशन। very nice। कोई लोचा चले देखो, ये तो हो गया भाई। वो ये देख, ये क्वेश्चन हुआ है जो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब एक ग्राफ बताने जा रहा हूँ, ये देख भाई। तो ये वाला मामला तो आपका हो गया ना, ये मिटा रहा हूँ। अब आपको ये समझाता हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ना एक्चुअल में होता क्या है, क्यों इसे पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन करता है और बाकी नेचर एक्सप्लेन नहीं करते। तो इस वाले को मैं मिटा देता हूँ फिलहाल फॉर द टाइमिंग। उधर वाला मिटा दूँ? इधर वाला ही मिटा देते हैं। देख भाई, तुमने लोहे को गर्म होता देखा है? शायद मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पूरा गर्म होते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर लोहे के ब्लॉक को मैं गर्म करूंगा तो वो कौन से कलर का हो जाएगा? रेड हो जाएगा। पहले हल्का सा डल रेड होगा, फिर ओ भाई साहब ज्यादा रेड होगा, फिर और हीट करेंगे, तुम्हें लग रहा होगा और रेड हो जाएगा, और रेड हो जाएगा, और रेड हो जाएगा। तुम्हें तो ऐसा ही लग रहा है ना? ये मैं बताता हूँ। पहले डल रेड होता है, फिर डार्क रेड होता है, फिर व्हाइट हो जाता है, फिर और हीट करने पर ब्लू हो जाता है। हाँ, और लोहे की बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझ। पहले हल्का रेड, फिर डार्क रेड, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, समझ गए बात? ऐसा क्यों? ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताता हूँ। मान करके चलो आपने ये आयरन ब्लॉक है, आयरन का एक क्यूबिकल ब्लॉक ले लिया। आप इसको क्या कर रहे हो? आप इसको नीचे से हीट, ये हल्का सा तुम्हारा लैंप नहीं है कि नीचे से मोमबत्ती लगा दी जलेगा तो इसकी भी जलेगी, ऐसा नहीं है। ये है धांसू वाली फ्लेम, हजारों डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकती है। तो सबसे पहले ये डल रेड कलर दिखता है, फिर कौन सा दिखता है? डार्क इंटेंस रेड, देन व्हाइट, देन ब्लू। तुम कहोगे यार यो क्यों लोचा है, तो मैं बताता हूँ। जब आपकी पहले कम एनर्जी थी, राइट, कम टेम्परेचर था, कम एनर्जी होगी, तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या? इनिशियली आप हीट कर रहे थे, एनर्जी कम थी, एनर्जी कम तो वेवलेंथ तो ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की या ब्लू की? रेड की। तो इसलिए जब कम एनर्जी थी तो कम वेवलेंथ का फोटोन निकल रहा था, बढ़िया जी लाल दिख रहे थे।
फिर बाद में ज्यादा एनर्जी आने लग गई, तो वेवलेंथ कम हो गई। वेवलेंथ कम हो गई तो कलर भी चेंज हो गया। समझ गए? हाँ बच गए। अगर ऐसा होता ना कॉन्टिन्यूअसली एक ही फोटोन आ रहा है या कॉन्टिन्यूअसली एक ही वेव, ओए वेव क्या ऐसी होती है कि आगे से तो ऐसे जा रही थी और पीछे ये इक्वल होता है ना। भाई वेव या तो छोटी होगी या फिर या छोटी बड़ी का क्या मिक्सचर है, ये बात समझ। आगे अब सुनो, अगर पहले कम एनर्जी थी तो वो ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव वाली चाहिए थी और ज्यादा वाली रिलीज हो रही थी। अरे बोलो। हाँ तो अगर वेव तुम्हारी कॉन्टिन्यूअस होती और डिसकंटीन्यूअस नहीं होती तो वही कॉन्टिन्यूअसली रेड आनी चाहिए थी भाई। अगर कहीं वेव पहले रेड वाली आ रही थी तो बाद में भी तो रेड आनी चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो वो वेव आ रही होती है ना वो पैकेट की फॉर्म में एनर्जी आती है। तो पहले एनर्जी कम थी तो ज्यादा वेवलेंथ का वेव आ रही थी और ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती गई हीटिंग की, वेवलेंथ कम एनर्जी बढ़ती गई और उसके बाद जो फोटोन आ रहा है, अब एक एक फोटोन ऐसे आके लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या दिखेगी, ब्लू। मतलब जो आपको कलर दिख रहा है वो एक कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं है जो आई है, पैकेट्स हैं। पहले जब एनर्जी कम थी तो ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर दिख रहा था, जब एनर्जी बढ़ती गई तो कम वेवलेंथ वाला दिख रहा है। समझ गए? तो मतलब पार्टिकल नेचर से ये कैसे हुआ, क्योंकि जो आपकी वेव आ रही है वेव तो कॉन्टिन्यूअस होती है लेकिन वो वेव कहीं ना कहीं पे ब्रेक हुई और दूसरी वेव आई कम वेवलेंथ वाली। समझे? मैं कह रहा हूं तुम्हें घंटा कुछ नहीं समझ आया। रियलिटी तो यही है ना, थोड़ा कुछ रियलिटी यही है। रियलिटी यही है कि आपको समझ में नहीं आया। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब कम टेम्परेचर होगा तो जो भी कलर दिखेगा वो हल्का डल दिखेगा और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डार्क दिखेगा। मानते हो या नहीं मानते? ये बात तो मानते हो ना। अब तुम्हारे को एक छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी एक बात बताता हूँ। इस बोर्ड के ऊपर मैं बहुत सारे ब्लू 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 बहुत सारे ब्लू डॉट्स मार दूं और उनके बीच में 3-4 डॉट नहीं रेड मार दूं तो आपको ज्यादातर कलर कौन सा दिखेगा बोर्ड का? रेड या ब्लू? गजब के गधे हो भाई साहब। ब्लू ही दिखेगा। मतलब जो चीज कम है वही दिखेगी तुम्हें, हैं? दिखेगा रेड, पता भी नहीं लगेगा कि रेड है। ये बात समझ आ गई। हाँ, तो यहाँ ध्यान देना, इनिशियली डल रेड कलर दिख रहा है, ठीक है, बाद में डार्क रेड दिख रहा है, मतलब रेड कलर के पार्टिकल्स एमिट होना ज्यादा होगा। अभी तो मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक ग्राफ समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर ना वेवलेंथ है, क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ। और यहाँ पर क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। कम वेवलेंथ वाला पार्टिकल की इंटेंसिटी कम है। जब आप किसी चीज को हीट, पता है जब आप इसको हीट करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड की ही वेवलेंथ निकल रही होगी, वेवलेंथ ब्लू वाली भी निकल रही होगी, व्हाइट वाली भी निकल रही होगी, लेकिन पता है क्या है, वो कम होगी। इस वजह से मेरे को नहीं दिख रहा कौन सा कलर दिख रहा है। यार कहीं तुम हिंदू मेजॉरिटी रीजन में चले जाओ तो वहां पे सारे लोग हिंदू दिखेंगे, कहीं पे मुस्लिम वाले में चले जाओ वहां पे सब मुस्लिम, तो क्राउड का फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता कौन ज्यादा है। कोई अगर तुम और कहीं चले जाओ जहाँ पे क्रिश्चियन बहुत ज्यादा रहते हो तो वहां पे पता चलेगा यार कमाल हो गया यार, ये भी मुस्लिम नहीं दिख रहा। अरे भाई वो रीजन किसका है? हाँ, तो वो दिखेंगे ना, यही बात समझ। तो अब यहाँ समझना, जब आप हीट कर रहे थे किसी ब्लॉक को तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड कलर ही दिख रहा था, सिर्फ व्हाइट कलर ही निकल रही थी वेवलेंथ, कम वाली भी निकल रही थी लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम थी। थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ वाली भी निकल रही थी, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा थी। तो ऐसे करके ग्राफ बनता है, ऐसे करके क्या बनता है? बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाली भी एनर्जी निकल रही होगी लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है, तो अपने को दिखेगा पता है कौन सा कलर, जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यही बात समझ? भाई मेरी बात दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? अगर आप यहाँ पे रेड कलर घिस देते हो तो कौन सा कलर दिखेगा? अगर आप येलो घिस देते हो तो कौन सा दिखेगा? घंटा येलो दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। अच्छा, ये रेड और ऑरेंज मिल गए ना,
यहाँ पे रेड, यहाँ पे ऑरेंज, नहीं यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो और यहीं पे रेड, यहीं पे येलो, तो कौन सा कलर दिखेगा? ऑरेंज, येलो और तो अल्टीमेटली जो मिक्सचर है वो दिखेगा। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप किसी ब्लॉक को हीट करते हो तो सिर्फ एक वेवलेंथ की पार्टिकल्स नहीं निकलते। कौन कौन से निकलते हैं? कम वाला भी, ज्यादा वाला भी, उससे ज्यादा वाला भी, उससे ज्यादा वाला भी, उससे भी ज्यादा वाला भी, उससे भी ज्यादा हाँ, लेकिन वो कलर हमारे को दिख रहा होता है जिसकी इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा जिसके पार्टिकल सबसे, ज्यादा। तो इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद पार्टिकल। ये आई बात समझ? यार रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी दिखती है? कभी नोटिस किया है? नहीं किया? चलो मान लेते हैं नहीं किया, मान लेते हैं, नोटिस कर। वैगनआर सबसे ज्यादा दिखती है, स्विफ्ट भी ज्यादा दिखती है ना, गाड़ियां और भी चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर वैगनआर और स्विफ्ट। समझ गए बात? अरे बाप को, क्योंकि ज्यादा बिक रही है यार, तो जिसके पार्टिकल ज्यादा निकल रहे हैं वही तो ज्यादा दिखेगा ना। अरे ज्यादा वेवलेंथ वाला भी निकल रहा है लेकिन नहीं दिख रहा, क्यों? यार तुम्हें बैट बॉल खेलना नहीं आता क्या? ऐसे सामने से बॉल आई टक मारा, लेकिन ये थोड़ा है कि तुम अब बैट बॉल को अपना प्रोफेशन बनाओगे। अरे बोलो भाई, बोलो नहीं बन, समझ गए? क्योंकि वो ढंग से नहीं आता। तो मैंने आपको ये कहा कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा था, ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, समझना, अगर मैं टेम्परेचर, अरे क्या हो गया, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो चीज डल कलर की दिखेगी या इंटेंस कलर की? इंटेंस कलर की दिखेगी ना। Yes. तो इस बात को समझो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ क्या होगी? घटेगी। मतलब कम वेवलेंथ वाला और ज्यादा इंटेंस कलर दिखेगा। यही बात समझ? आगे जब आपका टेम्परेचर कम था तो एनर्जी कम थी, वेवलेंथ ज्यादा थी तो वो कलर दिख रहा था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपका टेम्परेचर T1 है ना और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो मैक्सिमम ऑफ कर्व है ना, ये लेफ्ट में और हायर शिफ्ट हो जाता है, कुछ ऐसा। पहले इस वेवलेंथ की इतनी इंटेंसिटी दिख रही थी, ठीक है, फिर आपने टेम्परेचर T1 से क्या कर दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो गई। और उसकी इंटेंसिटी समझे? तो इस कर्व से ये पूछा जाता है, कर्व बना करके, बेटा बोलो T1 और T2 में कौन ज्यादा है? T2। वेरी नाइस। क्या ये बात रटने की है? ये बात अब देखो, आ देता हूं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी इंक्रीजेस, वेवलेंथ तो कम वेवलेंथ की ज्यादा इंटेंसिटी। ओके, तो यहां पर मैं लिखवा रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या बोला? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी इंक्रीजेस, अरे बोलो, wavelength decreases and intensity increases। मेरी बात सुन लो रे, इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ घटेगी, और वेवलेंथ घटेगी इंटेंसिटी। तो कर्व के बारे में सुनना, मैक्सिमा ऑफ कर्व, मैक्सिमा किसे बोल? चलिए, जिस वेवलेंथ की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, तो मैक्सिमा ऑफ कर्व will shift to left upper side। अगर लेफ्ट में अपर साइड में शिफ्ट हो जाएगा, है ना, लेफ्ट और अपर, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बोलो भाई, यहां तक कोई लोचा हो आपको तो? क्योंकि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनिश कर चुके हैं। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना भाई। नेक्स्ट क्लास तक का टाइम ले लो, ठीक है, रिवाइज करना और बता देना। चलो भाई।